एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिंजल की डिजीज़ के बारे में। बैंगन जो कि बहुत कॉमन सब्जी है जो हम खाते हैं, उसमें काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं। तो उसमें से सबसे पहली बीमारी है फोमोप्सिस ब्लाइट, जिसे फ्रूट रॉट ऑफ एग प्लांट भी कहा जाता है। तो मैं आपको इस बीमारी की जो तस्वीर है वो साइड में शो कर दूंगी। तो अगर हम कोई भी डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। सिम्टोमेटोलॉजी क्या कहती है, मतलब कौन से हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ में। तो इसमें बेसिकली दो मेन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले लीफ ब्लाइट आता है, आफ्टर दैट फ्रूट रॉट आता है। जो हमारा लीफ ब्लाइट है वो काफ़ी अर्ली स्टेजेस से आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपकी जो ब्रिंजल के प्लांट्स हैं वो अभी नर्सरी में हैं, तो तब से हमें लीफ ब्लाइट देखने को मिल सकता है। तो सिडलिंग स्टेज से शुरू हो सकता है। सर्कुलर ग्रीनिश ब्राउन स्पॉट्स इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जो ओल्ड स्पॉट्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे पिकनीडिया प्रेजेंट होते हैं। पिकनीडिया टर्म, कुछ नई टर्म हमें इसमें देखने को मिल रही हैं। वी विल डिस्कस लेटर कि पिकनीडिया होते क्या है। द अफेक्टेड लीव टर्न येलो एंड मे ड्रूप ऑफ। सबसे पहले उनके ऊपर स्पॉट बनेंगे, उसके बाद वो येलो हो जाएंगी और उसके बाद वो येलोनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद जो लीफ है वो गिर भी सकती है। अब लीफ का अगर कलर चेंज होगा तो उसके काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि उसका फोटोसिंथेटिक एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एरिया कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम बनेंगे, जिससे फ्रूट का साइज कम हो जाएगा। तो लीफ ब्लाइट के मेनली जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं। अब अगर मान लीजिए जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस करती है और वो बन जाती है फ्रूट रॉट की फॉर्म में, अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो जो डिजीज़ है वो काफ़ी एडवर्स फॉर्म में अपना इफेक्ट दिखाएगी, तो उसमें आ जाएंगे फ्रूट रॉट। अब फ्रूट रॉट में बेसिकली क्या होगा, जो हमारा फ्रूट होगा उसमें काफ़ी सारे स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे और वो पूरे फ्रूट को कवर कर लेंगे। जो हमारे स्पॉट्स होंगे उनमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम पिकनीडिया कहेंगे, जिससे सॉफ्ट रॉट फेज जो आ जाता है और इसे ममीफिकेशन ऑफ फ्रूट हो जाता है। ममीफिकेशन ऑफ फ्रूट का बेसिकली मतलब है कि बहुत पिलपिला सा, बहुत सॉफ्ट सा फ्रूट हो जाएगा। लाइक आप उसे टच करेंगे बाहर से तो वो हार्डनेस उसमें नहीं होगी, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो रॉटिंग है वो हमें लोअर एंड पे देखने को मिलती है। तो इस डिजीज की सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में हमने जान लिया, जिसकी वेरियस इमेजेस आप इस वीडियो के साइड में भी देख सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर मैं कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उसमें इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फोमोप्सिस विग्जांस। ये जो है इसकी एनामॉर्फ स्टेज है। एनामॉर्फ स्टेज को मैं एसेक्सुअल स्टेज भी कहती हूँ, एसेक्सुअल स्टेज, और इसे इम्परफेक्ट स्टेज भी कहा जाता है। जो एसेक्सुअल स्टेज होती है वो आपको पता है कि उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और ये फंजाई बेसिकली बिलोंग करती है ड्यूट्रोमाइकोटीना को। और अगर मैं इसकी टेलोमॉर्फ स्टेज की बात करूं तो वो है डायपोर्थिविग्जांस। डायपोर्थिविग्जांस बिलोंग करती है एस्कोमाइकोटीना को। ठीक है, बेसिकली ड्यूट्रोमाइकोटीना आपको पता है लोअर फंजाइज होती है, तो वो एसेक्सुअल फंजाइज होती हैं। अब इसके बाद एक जो हमने शब्द ऊपर पढ़ा था पिकनीडिया, पिकनीडिया हमने देखा लीफ ब्लाइट में भी बन रहे थे, फ्रूट रॉट में भी बन रहे थे। तो पिकनीडिया बेसिकली हैं क्या? पिकनीडिया हमारे पास एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का मतलब ये है कि इससे एसेक्सुअल स्पोर बाहर आएंगे। हमने इसकी दो स्टेजेस पढ़ी, जैसे फोमोप्सिस विग्जांस और डायपोर्थिविग्जांस, तो दोनों अलग अलग स्टेजेस है। उस तरह से जो हमारी एसेक्सुअल स्टेजेस होंगे उसमें फ्रूटिंग बॉडीज भी अलग होंगी और सेक्सुअल स्टेजेस में फ्रूटिंग बॉडीज अलग होंगी, उनके स्पोर्स भी अलग होंगे। तो पिकनीडिया हमारी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसमें कोनिडिया होती हैं। कोनिडिया को हम पिकनीडियोफोर भी कह देते हैं। अब जो कोनिडिया होते हैं उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाईलाइन, सिंगल सेल, सबसिलेंड्रिकल। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। इसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ डिजीज़। अब नेचर ऑफ डिजीज़ क्या होता है? बेसिकली नेचर ऑफ डिजीज़ का मतलब ये है कि हमारी जो डिजीज़ है वो फैल किस तरह से रही है। तो अगर मैं नेचर ऑफ डिजीज़ का बात करूं तो ये है सीड बॉर्न डिजीज़। सीड बॉर्न डिजीज़ मतलब ये सीड से आगे बढ़ेगी अगर जो इसका इन्फेक्शन स्ट्रक्चर्स होंगे वो सीड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसका जो इनोकुलम है वो क्रॉप डेब्रीज के ऊपर भी सर्वाइव कर जाता है। अगर मैं सीड की बात करूँ तो सीड में इन द फॉर्म ऑफ माइसीलियम हमें देखने को मिलेंगे सीड कोट के अंदर, मतलब ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है। अगर आप ऐसा सीड ले आए हैं मार्केट से जिसमें पहले से इसका माइसीलियम है तो वहाँ से ये फैल जाएगी। और हो सकता है कि आपने किसी फील्ड में ब्रिंजल लगाया है, वहाँ क्रॉप डेब्रीज प्रेजेंट है, उन पर पहले से इनोकुलम प्रेजेंट है, तो वहाँ से भी डिजीज़ फैल सकती है। अब बात कर ली जाए इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में। अब एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं लेट्स से जिनमें डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगी, बहुत ज़्यादा फैलती है जिनमें डिजीज़। तो टेम्परेचर अगर हमारा 21 से 32.5 डिग्री सेल्सियस तक होगा तो डिजीज़ काफ़ी अच्छे से फैल पाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए 29 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। वेट वेदर चाहिए होता है इसके लिए।
और अगर मैं डिजीज साइकिल की बात करूं, डिजीज साइकिल का बेसिकली मतलब क्या है, कहाँ से इन्फेक्शन शुरू हुआ, किस तरह से वो फैला, ये होता है डिजीज साइकिल का मतलब। तो हमारा जो डिजीज साइकिल है उसमें प्राइमरी इनोकुलम का काम करते हैं पिक्नीडिया। पिक्नीडिया हमने पढ़ा था बेसिकली ए सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडीज हैं। अब पिक्नीडिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, दे मे बी प्रेजेंट इन द प्लांट डेब्रिस, दे मे बी प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, या इसमें सीड में माइसीलियम भी प्रेजेंट हो सकता है, बट अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पिक्नीडिया की। अंडर फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी तो इस पिक्नीडिया से रिलीज होंगे हमारे कोनीडिया। कोनीडिया के उसके बाद जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन होने के बाद जो हमारे कोनीडिया हैं दे कैन कॉज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स, और अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे तो उस जगह पे और ज़्यादा कोनीडिया बनेंगे, और जो कोनीडिया है उनका हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी स्प्रेड, और दे विल वो फर्दर कॉज करेंगे इन्फेक्शन। जो सेकेंडरी स्प्रेड है वो एयर या वाटर के थ्रू हो सकता है, और ये कुछ कोनीडिया लीफ के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जो कि मतलब लीफ अगर झड़ गई तो एज अ प्लांट डेब्रिस दे विल सर्वाइव। और अगर मैं इसकी बात करूँ सेक्शुअल साइकिल इसकी कैसे चलेगी, जिसमें डाइपोथी विक्सान्स इन्वॉल्व होगा, तो उसमें एंथ्रीटी और ओगोनिया जो होंगे वो आपस में फर्टिलाइज करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी, जिसे पेरिथीशिया बोलेंगे। पेरिथीशिया में एस्काई प्रेजेंट होंगे, और जो एस्काई होंगे उसमें एस्कोस्पोर होंगे। अब इन एस्कोस्पोर का फंक्शन अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये क्या रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज अबाउट डिजीज साइकिल ऑफ दिस डिजीज़। इसके अलावा हमारी आती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वो हम डिजीज़ को अगर पढ़ लेते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि उसकी मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है। तो इसमें अगर हम डिजीज़ फ्री सीड का यूज़ करेंगे तो डिजीज़ ही नहीं आएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए मार्केट से आपने डिजीज़ सीड लिया है, उसमें हो सकता है पहले से माइसीलियम प्रेजेंट है, तो वहाँ से तो डिजीज़ फैल जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डिजीज़ लिए हैं वो एकदम हेल्दी हों। इसके अलावा इसको इंश्योर करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि उसकी हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर दी जाए, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे हम करेंगे 30 मिनट के लिए। उससे भी अगर सीड के मतलब अंदर कुछ होगा या फिर बाहर कुछ लगा होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा हम स्प्रे कर सकते हैं कुछ फंजीसाइड्स का, मैनेब, मैंकोजेब, जिनेब @0.25 हम मैंकोजेब स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हम डाइथेन Z78 का यूज़ कर सकते हैं 0.2% की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। क्रॉप रोटेशन इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद यूज़ हो सकता है, जैसे कि अगर हम कंटिन्यूसली सिर्फ एग प्लांट या ब्रिंजल ही लगाए जा रहे हैं अपने फील्ड में, तो उससे चांसेस हैं कि जो हमारी बीमारी है वो ज़्यादा फैलेगी। तो वी कैन ट्राई कि हम उसकी नॉन होस्ट क्रॉप के साथ क्रॉप रोटेशन करते हैं, जैसे राइस हो गया, ये सब चीज़ें। इसके अलावा हमें डिजीज़ प्लांट डेब्रीज को रिमूव करना है हमारे फील्ड से, क्योंकि हमने पढ़ा था जो कोनीडिया है दे कैन ऑल्सो सर्वाइव ऑन प्लांट डिजीज़ डेब्रीज। इसके अलावा जाता है कि हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का यूज़ करें। डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ में पूसा डॉर्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फोमोप्सिस ब्लाइट डिजीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ पे चलते हैं, जो कि है हमारी स्क्लेरोटीनिया ब्लाइट। स्क्लेरोटीनिया ब्लाइट सबसे पहले इंपॉर्टेंस जान लेते हैं क्यों हम इस डिजीज़ को पढ़ रहे हैं। अब जो हमारी स्क्लेरोटीनिया ब्लाइट है वो कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड है और सॉइल मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पैथोजन जो है वो अटैक कर सकता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है टोमेटो, पोटैटो, पी और ग्राम को। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम में अगर बात करी जाए तो इसमें डीकॉर्टिकेशन ऑफ स्टेम काफ़ी कॉमन है। डीकॉर्टिकेशन ऑफ स्टेम क्या होता है, अगर मान लीजिए आप इसकी स्टेम को काट के देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक ब्लैक सा मास दिखेगा, जो बेसिकली होता है स्क्लेरोशिया। तो अगर कहीं भी ये डिजीज़ होगी तो उसके अंदर आपको स्क्लेरोशिया दिखेंगे। मैं आपको साइड में फ़ोटो शो कर दूंगी कि वो किस तरह से दिखते हैं। अब इसमें इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं कि स्टेम के ऊपर ही हो, वो किसी भी पार्ट ऑफ फॉलिएज पे हो सकता है, और उसमें क्या होगा, ड्राई और डिसकलर्ड स्पॉट हमें देखने को मिलेंगे। विल्टिंग ऑफ प्लांट इसमें ऑब्जर्व होती है। इन्फेक्शन बेसिकली जो होता है वो बेस ऑफ स्टेम से शुरू होता है। अगर वो बेस ऑफ स्टेम से शुरू होगा तो हमारा पूरा का पूरा प्लांट जो है वो विल्ट कर जाता है। बट इन केस मान लीजिए कि किसी कारण की वजह से वो बेस ऑफ स्टेम से नहीं शुरू हो पाया, वो ब्रांचेस से शुरू हो रहा है, तो उससे पार्शियल विल्टिंग ही हमें देखने को मिलती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम ड्राई पोर्शन ऑफ स्टेम को ओपन करेंगे तो वो स्क्लेरोशिया से भरा होगा। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरोशियम स्क्लेरोशियोरम। इसके बाद इसमें कोई ट्रूकोनीडिया की प्रोडक्शन नहीं होती है। ट्रूकोनीडिया मतलब मैक्रोकोनीडिया की प्रोडक्शन नहीं होती है। इसमें हमें माइक्रोकोनीडिया ज़रूर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें स्पोमेटिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इसकी डिजीज साइकिल पे। इसकी डिजीज साइकिल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। फंगस जो है वो ओवर विंटर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरोशिया, मतलब एक सीजन में स्क्लेरोशिया के फॉर्म में वो रहेगी और नेक्स्ट सीजन भी वो उसी से इन्फेक्शन शुरू करेगी। तो इसमें हमारा जो प्राइमरी इनोकुलम होता है वो एस्कोस्पोर्स होते हैं।
तो अगर हम डिजीज साइकिल बनाएंगे तो वो एस्कोस्पोर से शुरू होगी, उसके बाद उसके बाद जर्मिनेशन, इन्फेक्शन, सिम्टम, इस तरह से हमारी डिजीज साइकिल चलेगी, जो कि कॉमन चीज़ें होती है। अगर हमें प्राइमरी इनोकुलम पता है तो हम डिजीज साइकिल को इजीली बना सकते हैं। इसके बाद अब स्क्लेरोशिया हमने पढ़ा कि वो सर्वाइव कर रहा है, वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसके लिए मॉइस्चर और लो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए। जो स्क्लेरोशिया है वो फुल मेच्योरिटी कब अटेन करेगा, जब उसे एक्सपोजर होगा लाइट के लिए, मतलब जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी तभी वो फुल मेच्योरिटी अटेन कर पाएगा। तो ये डिजीज साइकिल थी। अब पढ़ लेते हैं इसकी मैनेजमेंट को। अब आपने देखा कि इसमें किस तरह से हमारी डिजीज़ फैल रही है। स्क्लेरोशिया से फैल रही है। स्क्लेरोशिया से अगर ये डिजीज़ फैल रही है तो हम इसको ठीक कैसे कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, फील्ड सैनिटेशन हमें करनी पड़ेगी। अगर फील्ड में स्क्लेरोशिया ही प्रेजेंट नहीं होगा तो डिजीज़ नहीं फैल पाएगी। तो फील्ड सैनिटेशन, तो इसमें फील्ड सैनिटेशन में हमारा मेन फोकस रहता है कि हम 95% रिडक्शन कर दें हमारे स्क्लेरोशिया में। डीप समर ब्लोइंग, डीप समर ब्लोइंग का हमारे पास क्या लॉजिक आ जाता है कि जो हमारी सरफेस सॉइल होती है, बेसिकली सरफेस सॉइल के ऊपर वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो अगर डीप ब्लोइंग करेंगे तो जो सरफेस सॉइल है वो बहुत नीचे बरी हो जाएगी, तो उससे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। फ्लडिंग फॉलोड बाय ड्रेनिंग ऑफ फील्ड, सबसे पहले हम फ्लडिंग करेंगे फील्ड की, उसके बाद उसमें से ड्रेन मतलब पानी को ड्रेन ऑफ कर देंगे, सो दैट जो भी वहाँ स्पोर्स वगैरह प्रेजेंट है वो उसके साथ ड्रेन ऑफ हो जाएं। क्रॉप रोटेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट वो है, सोल्यूशन है। क्रॉप रोटेशन हम अनियन, स्पिनच, मेज या राइस के साथ कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के साथ। बायो कंट्रोल एजेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो हमारे पास आता है वो आता है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा में एक चीज़ बहुत ध्यान रखने योग्य है कि ट्राइकोडर्मा की जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो मोस्टली 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड होती है। ये सभी क्रॉप्स के लिए, सभी के लिए सिमिलर रहेगा। तो ये था हमारा स्क्लेरोटिनिया ब्लाइट। अब हम आते हैं हमारी थर्ड और लास्ट डिजीज़ के ऊपर, जो कि है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट, अब ये हमारा कौन कॉज कर रहा है? स्यूडोमोनास सोलानिसिरम। स्यूडोमोनास का अब नाम हम चेंज कर चुके हैं, उसे राल्स्टोनिया भी कहा जाता है। अब स्यूडोमोनास हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ है हमारी, ये हाई रेनफॉल एरिया की डिज़ीज़ है, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ ये डिज़ीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट होती है। तो एज ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसमें डिजीज़ साइकिल कुछ उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रोल प्ले करेगी। हम इसकी सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि लोअर लीव्स की जो विल्टिंग है वो शुरू हो जाती है, और जो अपर लीव्स हैं उनमें धीरे धीरे बाद में विल्टिंग आएगी। मतलब सबसे पहले लोअर लीव विल्टिंग शो करेंगी, फिर लेटर स्टेजेस पे अपर लीव्स भी विल्टिंग शो कर सकती हैं। इनिशियल विल्ट इज़ फॉलोड बाय परमानेंट विल्ट, मतलब स्टार्टिंग में बहुत हल्की सी बीमारी लगेगी, बट धीरे धीरे वो परमानेंट विल्टिंग की टर्न, मतलब हमें लगेगा कि शायद पानी की कमी से हो सकता है, बट लेटर स्टेजेस पे वो परमानेंट विल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो इन्फेक्टेड यंग प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं करते, उनमें लीव ड्रूपिंग, विल्टिंग, स्टंटिंग ऐसे हमें सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। अब आपने देखा कि विल्टिंग तो हमें कई बार और फंगल डिजीजेस में भी शो हो जाती है। मेनली फंगस, फ्यूजेरियम फंगस या कोई और फंगस भी विल्टिंग शो कर देती है। तो ये कैसे पता किया जाए कि ये जो विल्टिंग है हमारी, ये हमारे बैक्टीरिया ने कॉज करी है या फंगस ने कॉज करी है? उसके लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है ऊज टेस्ट। ऊज टेस्ट का क्या मतलब है? आप छोटा सा पार्ट ले लीजिए स्टेम का या लीफ का ले लीजिए, उसको कट करके डाल दीजिए एक पानी में, पानी के कंटेनर में, बीकर में, किसी भी चीज़ में। तो अगर उस जो भी उसमें से कुछ ऊज निकलेगा ना, तो वो बैक्टीरियल डिजीज़ होगी। ठीक है। तो इसको हम ऊज टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के केस में ऊजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि किस तरह बैक्टीरियल डिजीज़ का पता लगाया जाता है। अब इसकी मैनेजमेंट को देख लेते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो भी विल्टेड प्लांट है, बेसिकली जो हमारी बैक्टीरियल विल्ट है उसका कोई ऐसे सोल्यूशन नहीं होता कि उसमें हम कोई स्प्रे कर दें जिससे ठीक हो जाए। जैसे फंगल डिजीज़ के केस में हम कोई फंजीसाइड स्प्रे कर दे रहे थे, वो ठीक हो जा रही थी। बट बैक्टीरियल विल्ट स्पेशली एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें देयर इज़ नो सोल्यूशन। अगर एक बार ये बीमारी आ जाती है तो एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आप जो विल्टेड प्लांट है उन्हें रिमूव कर दीजिए और बर्न कर दीजिए। रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हम ग्रो कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैराइटीज़ एक बहुत मतलब इफेक्टिव सोल्यूशन है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो वैरायटी आती है वो है पीपीसी, पूसा पर्पल क्लस्टर, वो इसके लिए रेजिस्टेंट है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन वी कैन परफॉर्म। क्रॉप रोटेशन करेंगे तो दे आर लेस चांसेस कि हमारी ये डिजीज़ हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसीजेज ऑफ ब्रिंजल। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट कि कोई इंप्रूवमेंट हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।